हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड। आज हम एक मॉक टेस्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें 120 सवाल हैं और हमेशा की तरह आपको मैं एडवाइस करूंगा कि आप 1.5 टाइम्स स्पीड में वीडियो देखें। जब भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है वीडियो पॉज कीजिएगा, आप गेस कीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है और उसके बाद आंसर से मिलान कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जो वर्ड हाईलाइटेड है इसका मीनिंग बताना है। Question number 1. Her speech gave the team fresh impetus, boosting their confidence and determination to succeed in upcoming competition without fear. ठीक है। कई बार आपको जो क्वेश्चन है उससे भी अंदाज़ा आ जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस वर्ड का मीनिंग पूछा जा रहा है उसका क्या आंसर हो सकता है। तो इम्पीटस का मतलब हुआ वो एक्स्ट्रा पुश जो किसी काम को एनर्जी, कॉन्फिडेंस और प्रोग्रेस देता है। ठीक है। सो एक तरह से ये एक्स्ट्रा पुश है जिसका मोमेंटम से मतलब सिमिलर है। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम का मतलब ही वही है जो चलती हुई फोर्स है जो काम को आगे बढ़ाती है। ठीक है, और प्रोग्रेस को स्पीड देती है। तो मोमेंटम कुछ इस तरह से हुआ, तो इम्पीटस इसका सिनोनिम हो गया। इनहिबिशन मतलब रुकावट होता है, ये गलत हो जाएगा। या होल्ड बैक होना। इनडिफरेंस का मतलब हुआ कि कोई इंटरेस्ट या कंसर्न नहीं होना किसी भी सिचुएशन के प्रति, ये भी गलत। स्टैग्नेशन मतलब ठहराव, तो स्टैग्नेशन भी इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रैवल एजेंट prepared a detailed itinerary including hotel stays, sightseeing tours and meal times for the group of excited tourists. तो आइटनरी का मीनिंग हुआ शेड्यूल ऑफ जर्नी। लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस नहीं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी नहीं, ये भी नहीं। शेड्यूल ऑफ जर्नी इसका मतलब है। ठीक है, तो पूरा ट्रैवल का डिटेल्ड प्लान होता है दरअसल आइटनरी। कहाँ जाना है, क्या खाना है, क्या करना है, कब जाना है, ये सब चीज़ें। Question number 3. After days of heavy rain, a sudden deluge flooded the streets, causing damage to shops. तो डिलूज होता है वेरी वेरी हैवी रेन। ठीक है, ज़्यादा तेज़ और हैवी बारिश जो फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है उसको डिलूज कहते हैं। ड्राई स्पेल हुआ कि बिल्कुल भी बारिश नहीं होना, तो ये गलत हो जाएगा। माइल्ड ड्रिजल मतलब हल्की बूंदाबांदी। हैवी रेनफॉल इसका मीनिंग है। कूल विंड भी इसका मतलब नहीं है। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4. The cumulative effect of small daily efforts can lead to great success, especially when practiced with dedication and positive intention. ठीक है, सो क्यूमुलेटिव का मतलब हुआ छोटी छोटी चीज़ों का धीरे धीरे जुड़कर एक बड़ा इफेक्ट बनाना। ठीक है, तो मान लीजिए आज आपने 100 वाउचर करे, यानी कि आपने आपके पास 1000 टास्क हैं तो आपने आज 100 करे। ठीक है, कल आपने 200 करे, तो क्यूमुलेटिव कितना हो जाएगा, आपने 300 करे 2 दिन में। ये है क्यूमुलेटिव का मतलब। तो टेम्प्रेरी इसका मतलब नहीं होगा, क्योंकि टेम्प्रेरी थोड़े टाइम के लिए, सेपरेट मतलब अलग अलग। कलेक्टिव इसका मीनिंग है। ठीक है, क्योंकि कलेक्टिव वो चीज़ जो अलग अलग एफर्ट्स को जोड़कर एक कंबाइंड ओवरऑल इफेक्ट बनाती है वो कलेक्टिव हो गया। ठीक है, सडन मतलब अचानक। क्वेश्चन नंबर 5. इंक्रीज स्क्रीन टाइम has a concomitant effect on sleep patterns, often causing insomnia and other health problems among young students today. So इसका मीनिंग हमें बताना है concomitant का। ऑपोजिट मतलब हुआ अलग अलग, विपरीत, ये गलत हो जाएगा। एक्सीडेंटल भी इसका मीनिंग नहीं है। ठीक है, एक्सीडेंटल का अचानक भी बोल सकते हैं, एक्सीडेंटल को बिना प्लानिंग किए, ये चीज़ें। डिलेड मतलब लेट होना। एकम्पनिंग इसका मीनिंग है। एकम्पनिंग मतलब जो नेचुरली किसी चीज़ के साथ होती रहे, पैरेलली चलती रहे। ठीक है, इफ़ यू आर एकम्पनिंग समवन देन यू आर गेटिंग अलॉन्ग विद देम, यू आर कमिंग अलॉन्ग विद देम। ठीक है, उसका साथ देना। तो जो चीज़ें साथ साथ चलते रहती हैं उसको एकम्पनी कहते हैं। सेम टाइम पर पैरेलल इफेक्ट डाले, वो एकम्पनी है। कॉन्कोमिटेंट भी सिमिलर मीनिंग है। इसका मीनिंग है कोई चीज़ जो एक दूसरे के साथ ही पैरेलल होते रहती है, साथ साथ होते रहती है, साथ साथ चलते रहती है, ये है कॉन्कोमिटेंट। ठीक है, सो इंक्रीज स्क्रीन टाइम हैज़ कॉन्कोमिटेंट, एक पैरेलल चलता हुआ इफेक्ट है स्लीप पैटर्न्स पे, यानी कि इंक्रीज टाइम स्क्रीन टाइम होगा अगर आपका तो स्लीप पैटर्न्स आपके बिगड़ेंगे, इंसोम्निया आपको होगा, नींद नहीं आएगी आपको, और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को देखते ही आप उसका मीनिंग, आंसर गेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.
The old editor blamed the printer's devil for the spelling mistakes, though everyone knew he had missed the error himself. तो फिर इसमें इस फ्रेज का मीनिंग बताना है. स्केप गोट इसका आंसर है, बलि का बकरा. प्रिंटर्स डेविल मतलब बलि का बकरा, जिसको गलतियों को ब्लेम करने दिया जाए. स्केप गोट. एरर नहीं होगा, मशीन नहीं, घोस्ट नहीं, बलि का बकरा, स्केप गोट. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. द प्रिंसिपल कॉल्ड हिम ऑन द कारपेट फॉर misbehaving in the class, warning him of serious consequences if it happened again. तो कॉल्ड हिम ऑन द कारपेट अगेन, ये एक फ्रेज हो गया यहाँ पे. ठीक है, इसका मतलब है डांटना, डांटना. कॉल्ड हिम ऑन द कारपेट मतलब डांटना, स्ट्रिक्ट तरीके से डांटा जाए. तो रिप्रिमांडेड भी सिमिलर मीनिंग वाला है. पनिश मतलब उसको पनिश करना, सज़ा देना नहीं. इग्नोर ये भी नहीं, फायर्ड भी नहीं. क्वेश्चन नंबर 8. When she saw the empty cage and opened the door, she put two and two together. The parrot had escaped again. ठीक है, डिड्यूस होता है इसका मतलब. डिड्यूस मतलब एक तरह से समझिए कि फैक्ट्स को जोड़ के सही कंक्लूजन तक पहुंचना. ठीक है, जो फैक्ट्स हैं उनको जोड़ के या उनको सोच के एक कंक्लूजन तक पहुंचना, सही कंक्लूजन तक पहुंचना, वो डिड्यूस होता है. डिड्यूस द मीनिंग आपने सुना होगा कई बार. गैस करना, अंदाज़ा करना ये नहीं होता है. इन्फर करना मतलब लूजली कंक्लूजन निकालना. इन्फर करना भी कंक्लूजन निकालने जैसा ही है इसका मतलब, लेकिन लूजली. ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल टाइप का कंक्लूजन निकालना इसका मतलब नहीं है. फॉरगेट भूल जाना ये भी गलत हो जाएगा. सो पुट टू एंड टू टुगेदर मतलब मिसिंग क्लूज को जोड़ के लॉजिकल कंक्लूजन निकालना. क्वेश्चन नंबर 9. ही वॉज विद इन एन एस ऑफ विनिंग द रेस पर स्टम्बल्ड नियर द फिनिश लाइन, लॉस बाय सेकेंड. तो इसका मतलब हुआ क्लोज. विद इन एन एस ऑफ समथिंग मतलब उसके बहुत ही नज़दीक होना. तो क्लोज ही इसका सबसे क्लोज, सबसे नज़दीकी आंसर हो जाएगा. फार मतलब दूर, लकी मतलब भाग्यशाली, क्विक मतलब तुरंत. ये नहीं होगा इसका आंसर. ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 10. ड्यूरिंग द फाइनल डिबेट शी वॉज रियली ऑन हर मेटल, आंसरिंग एवरी क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली एंड इम्प्रेसिंग द एंटायर जजिंग पैनल. क्वेश्चन से भी आप समझ सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव इसका आंसर होएगा. कॉन्फिडेंट इसका आंसर हो जाएगा. ऑन हर मेटल, शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, सिंपल मीनिंग है. नर्वस नहीं, टायर्ड नहीं, एंग्री नहीं. आगे आने वाले ये कुछ सवाल हैं जिनमें जंपल वर्ड्स हैं, तो हमको करेक्ट ऑर्डर बताना है इसमें. तो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये देख लीजिए आप. द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट सीक्स टू मैप टू डेवलप पर्सनलाइज हेल्थ केयर द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एंड ट्रीटमेंट्स. इसमें आंसर हो जाएगा आपका बी. ए सी बी और डी. अब स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका. जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट सीक्स टू मैप द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन टू डेवलप पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट्स. यही सबसे सही लग रहा है. पहले प्रोजेक्ट बताया, फिर क्या मैप कर रहा है, फिर पर्पस क्या है, ट्रीटमेंट्स, और जो ऑप्शंस हैं वो गलत हो जाएंगे क्योंकि किसी में ट्रीटमेंट जल्दी आ रहा है, किसी में पर्पस पहले आ जा रहा है. ठीक है, ये जंबल वर्ड्स कुछ ऐसे ही होंगे. आपको एक सेट मीनिंग निकालना पड़ेगा इसमें. क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं यहाँ पे. तो इसको देख लेते हैं हम लोग. द अफ्रीका क्लब प्रमोट्स कोलैबोरेशन between African nations and international organizations to address development challenges and foster economic growth. ये पहला. दूसरा, तीसरा, ये हो जाएगा चौथा. ठीक है, तो डी बी सी है, ये इसका आंसर हो जाएगा. इसमें वही है जो बाकी ऑप्शंस हैं, उसमें किसी में सब्जेक्ट मिसिंग है, किसी में फ्लो टूट रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही है. तो देखिए, ये जंबल वर्ड्स को आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसके हिसाब से आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा आना शुरू हो जाएगा. ठीक है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है. इसमें ग्रामेटिकल करेक्ट स्ट्रक्चर बनना चाहिए सेंटेंस में. क्वेश्चन नंबर 13 पाएंगे हम. तो ये है. इंश्योरिंग इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी सीक्स टू प्रिवेंट द पनिश्ड जेनोसाइड. सी से शुरू होना चाहिए. द जेनोसाइड कन्वेंशन एस्टैब्लिश्ड इन 1948
ये क्या कर रहा है, जो जेनोसाइड कन्वेंशन हुआ था, इट सीक्स टू प्रिवेंट एंड पनिश जेनोसाइड, ensuring international accountability for such atrocities। ठीक है, तो CBAD हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, in providing reliable propulsion, solid fuel technology plays a crucial role for missile, spacecraft and other aerospace applications। Solid fuel technology plays a crucial role in किस में? in providing reliable propulsion। ठीक है, solid fuel technology plays a crucial role in providing reliable propulsion for missiles, spacecrafts and other aerospace applications। ठीक है, तो जैसे आप देखेंगे फॉर मिसाइल्स, स्पेसक्राफ्ट एंड अदर एरोस्पेस, तो इस ये लास्ट में ही आएगा और ये से जस्ट पहले आएगा। थोड़ा बहुत अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सी पहले आएगा, डी लास्ट में आएगा। आगे बढ़ेंगे। वैक्सीनेशन एंड रेगुलर स्क्रीनिंग इज प्रिवेंटेबल। ओके, इसमें होना चाहिए सर्वाइकल कैंसर प्राइमरीली कॉज्ड बाय HPV is preventable through vaccination and regular screenings, reducing the risk for women worldwide। यही होना चाहिए इसका जहाँ तक है। DBAC, या ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, DBAC इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 16 पे आएंगे हम। What was the goal of 2016 पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट? ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट का मेन एम था अर्थ का टेम्परेचर कंट्रोल करना। ठीक है, डायरेक्ट बैन से या फिर पॉपुलेशन स्टेप से नहीं। ठीक है, पहला है इसका टू एंड फॉसिल फ्यूल यूज बाय 2025 ग्लोबली, बिल्कुल नहीं, ऐसे कोई बैन नहीं करने के लिए आया ये। वैसे भी कंट्रीज एग्री नहीं करते, अगर होता भी ऐसा कुछ बैन तो फिर। टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू 2 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्टली यही इसका आंसर है। पूरी दुनिया का टारगेट था इनका कि पूरी दुनिया का जो ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। रिड्यूस ग्लोबल पॉपुलेशन नहीं। मेक रिन्यूएबल एनर्जी कंपलसरी फॉर ऑल नेशन, ये भी नहीं है। नो बैन्स, नो स्ट्रिक्ट रूल्स, जस्ट अ टारगेट टू लिमिट ग्लोबल वार्मिंग बाय 2 डिग्री सेल्सियस। सवाल नंबर 17 में आएंगे। व्हाट वुड हैपन विद 3 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग? 3 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग का मतलब है ज़्यादा हीट, यानी कि कोस्टल फ्लडिंग होगी, आर्कटिक में फॉरेस्ट ग्रो हो जाएंगे, आर्कटिक में जहाँ पे हमेशा बर्फ़ रहती है। ये बहुत बड़े शिफ्ट्स हैं। ठीक है, पहला देख लेते हैं। रेन फॉरेस्ट वुड फ्लोरिश, बिल्कुल नहीं। ये 3 डिग्री बढ़ जाएगा तो फ्लोरिश क्या करेगा? वो नहीं करेगा। कोस्टल सिटीज़ वुड बी प्रोटेक्टेड बाय आइस शीट, ऑब्वियसली ये नहीं होगा, वो तो बर्फ़ पिघलेगी ना। मोस्ट कोस्टल सिटीज़ वुड बी लॉस्ट एंड आर्कटिक फॉरेस्ट अपेयर, बिल्कुल कोस्टल सिटीज़ लॉस्ट हो जाएंगे क्योंकि पानी का स्तर बढ़ जाएगा ज़्यादा बर्फ़ पिघलने की वजह से। और आर्कटिक एरिया में जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो वहाँ फॉरेस्ट ही बनेंगे फिर, जो भी अननेचुरल है। आइस कैप्स वुड ग्रो एंड डेजर्ट वुड रिड्यूस इन साइज, आंसर भी कुछ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। वाई डिड ग्लोबल लीडर्स फेल टू एक्ट ड्यूरिंग 1980s? जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, दे हैड नो साइंटिफिक डेटा ऑन क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स, fossil fuel companies denied all climate science reports, political manipulation and controversy blocked global reaction, and human inaction and delay despite clear scientific warnings। डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ह्यूमन इनएक्शन एंड डिले डिस्पाइट क्लियर साइंटिफिक वार्निंग्स, यानी कि साइंटिफिक डेटा भी था उनके पास। और फॉसिल फ्यूल कंपनीज ने डिनाइड ऑल क्लाइमेट साइंस रिपोर्ट्स, इससे कुछ होता नहीं है। उनकी ज़रूर लॉबी रही होगी पर ये करेक्ट आंसर नहीं होगा, यही होगा, ह्यूमन इनएक्शन था। प्रूफ होने के बाद भी उन्होंने काम नहीं किया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। व्हाट वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट इन लेट 1980s? तो साइंटिस्ट ने रियलिस्टिक क्लाइमेट प्लान बना दिया था उस टाइम पे। ठीक है, जैसे कि एमिशंस को रोकना और धीरे धीरे कम करना, ये उन्होंने सजेस्ट किया था।
अपनी रिसर्च के द्वारा। ठीक है, तो देखते हैं इमीडिएट 100% शिफ्ट टू सोलर एनर्जी सिस्टम, ऐसा कुछ भी उन्होंने रिकमेंड नहीं किया, वैसे भी अनरियलिस्टिक है। टोटल एलिमिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन, देखिए ये करेंगे वो तो ज़रूर क्लाइमेट यानी कि 2 डिग्री का मतलब बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, सब कुछ नेचुरल हो जाएगा अगर धुआं और एमिशंस नहीं निकलेंगे, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को रोकना, इंसानी ग्रोथ ही रुक जाएगी फिर तो। फ्रीज एमिशंस एंड रिड्यूस देम बाय 20%, 20%। फ्रीज एमिशन एंड रिड्यूस देम बाय 20% मतलब एमिशंस इंक्रीज होने बंद हों और 2005 तक 20% कट हो जाए, ये था जो उन्होंने सन 2005 तक ऐसा हो, ये उन्होंने रिकमेंड किया था, प्रपोज किया था। बिल्ड सिटीज़ ओनली इन कूलर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा भी कुछ नहीं है। आएंगे हम अगले सवाल की तरफ। व्हाट डज द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस रेफर टू, दूसरा चैप्टर क्या कहता है क्लाइमेट क्राइसिस का, हम ऑप्शंस पढ़ लेंगे। अंडरस्टैंडिंग वाई ह्यूमंस सक्सीडेड इन सॉल्विंग ग्लोबल वार्मिंग, reckoning with our failure and missed opportunities to act, celebrating progress in fighting the climate crisis since 1990s, shifting responsibility for climate crisis to poor countries। 20 में करेक्ट है, ठीक है। रेकनिंग विद फेलियर मतलब हुआ कि हमारी गलतियों और मिस्ड चांसेस का ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है, तो ये है रेकनिंग का मतलब। तो हमारी जो गलतियां नहीं हैं और जो चांसेस हमने खो दिए हैं उनके ऊपर मनन करना, उनके ऊपर मंथन करना, ये था सेकंड चैप्टर ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। बाकी इसमें गलत होंगे। हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। हमें पता करना है कि डेसिमल वैल्यू क्या होगी इस बाइनरी नंबर की। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ, सिंपल है काफ़ी। इसको पहले लेफ़्ट से राइट चलेंगे आप, ठीक है। जो भी नंबर है वो लिखे हैं, ज़ीरो आ गया जैसे सबसे पहले, 0 0 1 1 0 1, यही है ना लेफ़्ट से राइट। अब जो भी स्टार्टिंग नंबर है जैसे 0 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, यहाँ से शुरू करेंगे। जो दूसरा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर 1 से, तीसरा नंबर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब बढ़ते जाएगा, देखिए 2 टू द पावर 0 1, अब 2 आ जाएगा, अब आ जाएगा 3, अब आ जाएगा 4 और फाइनली आ जाएगा 5। समझ गए आप? 0 से शुरू करके ये जहाँ तक जाएगा वहाँ तक जाएगा ये, ठीक है। तो टोटल छः डिजिट हैं, तो ये 2 टू द पावर 5 पे इंटू होगा लास्ट नंबर। देख लेते हैं आप, 0 इस सबको ऐड करना है हमको फाइनली, ओके। ये भी 0, ये हो जाएगा नंबर 8, सॉरी 4, 2 टू द पावर 2 है ये हो जाएगा नंबर 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 32। अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44। 32 प्लस 8 प्लस 4 इज़ 44, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44। चलिए आगे बढ़ते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, इनमें से लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, ये असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। असेंबली कोड को मशीन कोड में बनाता है ये, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है लिंकर, ये करता है, ये करेक्ट आंसर है। ये कोड को ट्रांसलेट कर नहीं करता है, ये प्रोग्राम्स को कंबाइन करेगा और लिंक करेगा, ठीक है जी। ये इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है, वो होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करते हैं, तो असेंबलर जो है असेंबली कोड को मशीन कोड में करता है, तो ये गलत हो जाएगा। इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन इंटरप्रीट करता है, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। तो लिंकर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज द फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। कैश मेमोरी, ये फास्ट है पर रजिस्टर मेमोरी से स्लो है, रजिस्टर मेमोरी सबसे फास्ट होती है दरअसल, ठीक है। तो कैश मेमोरी नहीं होती है। प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी जैसे आप रैम होती है उसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, तो कैश मेमोरी खुद प्राइमरी मेमोरी से फास्ट होती है। और सेकेंडरी जो है वो सबसे स्लो होती है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी, ठीक है।
HDD या SSD, ये होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो आगे बढ़ेंगे अब। तो पता चल गया हमको रजिस्टर मेमोरी इज़ द फास्टेस्ट वन। सवाल नंबर 24 में आते हैं। In packet switching, what happens if different packets of the same message take different routes to destination? पैकेट स्विचिंग में जो पैकेट्स होते हैं वो अलग अलग राउट ले सकते हैं, पर फाइनल मैसेज फिर भी सही बनता है। ठीक है जी, देख लेते हैं अब। रीअसेंबल नहीं होता है, सो ये हो गया इसका इनकरेक्ट। ईच पैकेट कैरीज द कंप्लीट मैसेज, सो राउटिंग डज नॉट मैटर, ये भी इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो डेस्टिनेशन जो है वो रिसेंबल बेस्ड ऑन हेडर्स, हर पैकेट में सीक्वेंस नंबर होता है जिससे सिस्टम ऑर्डर सही कर लेता है। ओके, ये वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, लास्ट भी ऑप्शन इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मदरबोर्ड्स नॉर्थ ब्रिज चिपसेट। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम नॉर्थ ब्रिज फास्ट कंपोनेंट है, सीपीयू रैम जीपीयू को हैंडल करता है, ये स्लो डिवाइसेस को साउथ ब्रिज मैनेज करता है। तो अब ये समझ सकते हैं कि जो स्लो डिवाइसेस हैं उनको साउथ ब्रिज मैनेज करता है, और जो फास्ट कंपोनेंट्स हैं उनको नॉर्थ ब्रिज मैनेज करता है। मदरबोर्ड के दो पार्ट आप यहाँ से सीख गए हैं, नॉर्थ ब्रिज फास्ट, साउथ ब्रिज स्लो। पहला ऑप्शन है फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन द सीपीयू रैम एंड ग्राफिक कंट्रोलर, एग्जैक्टली यही इसका, ओ सॉरी ये इसका आंसर नहीं होगा। ये कम्युनिकेशन नहीं, ये मैनेज करता है कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड द हार्ड ड्राइव। ओके, मैं वही सोच रहा था। दरअसल इसमें हमको ये पता करना है कि नॉट अ फंक्शन, मैं सोचा था कि ये फंक्शन होगा, क्योंकि पहला मुझे लगा कि ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, आई मीन ये इसका फंक्शन होता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ये इनकरेक्ट, आई मीन मैनेजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड हार्ड ड्राइव इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ नॉर्थ ब्रिज। ओके, क्योंकि इसमें हार्ड ड्राइव आ गई है, ये स्लो कंपोनेंट है, तो ये साउथ ब्रिज का काम है। ठीक है जी, बी इसका करेक्ट आंसर है, बिकॉज इट इज़ नॉट अ फंक्शन अलाउइंग द सीपीयू टू इंटरफेस विद द एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। अगेन सीपीयू के साथ इंटरफेस है, ये फास्ट कंपोनेंट्स हैं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आई मीन ये दिस इज अ फंक्शन एक्टिंग एज अ लिंक बिटवीन सीपीयू एंड द साउथ ब्रिज, ये भी इसका फंक्शन है। ठीक है, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज इट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ नॉर्थ ब्रिज। ओके, अब आते हैं सवाल नंबर 26 की तरफ। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन एडवांटेज ऑफ हार्वर्ड आर्किटेक्चर ओवर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। ठीक है, सो हार्वर्ड आर्किटेक्चर का मेन बेनिफिट ये है कि इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों अलग बसेस पर आते हैं, इसीलिए ये स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, आप क्योंकि हम मॉक करा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा पाएंगे अभी, काफ़ी सारे और 120 सवाल हैं करीबन। ठीक है जी, पहला है इसका, इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इट अलाउज द सीपीयू टू एक्सेस इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा साइमल्टेनियसली प्रूविंग परफॉर्मेंस। इट यूजेस अ सिंगल बस, नहीं ये मल्टीपल बस यूज़ करता है। सिंगल बस वॉन न्यूमन में होता है। ठीक है, इट अलाउज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू बी स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी मेकिंग रीप्रोग्रामिंग ईजियर। सेम मेमोरी भी वॉन न्यूमन का फीचर है। और इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर एन एएलयू इम्प्रूविंग प्रोसेसिंग स्पीड। एएलयू हर आर्किटेक्चर में होता है एएलयू। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हार्वर्ड आर्किटेक्चर या फिर वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की बात करी जाए। सो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सो what it does is it accesses instructions and data simultaneously, इससे बॉटलनेक नहीं होता और सीपीयू फास्ट काम करता है। आगे बढ़ेंगे। इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन आपने सुना होगा, ये जो क्रिप्टो करेंसी है उससे रिलेटेड है। What ensures that transactions are secure and cannot be altered after being recorded। तो ब्लॉकचेन सेफ एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि हर ब्लॉक प्रीवियस ब्लॉक से हैश के थ्रू जुड़ा हुआ होता है, इसे डेटा चेंज करना इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, सो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। द यूज़ ऑफ हाई स्पीड प्रोसेसिंग नोड्स, सेकंड द सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्लॉकचेन नेटवर्क, द क्रिप्टोग्राफिक हैशिंग ऑफ ईच ब्लॉक एंड लिंकिंग इट टू द प्रीवियस ब्लॉक। यही हमने अभी भी पढ़ा कि नया ब्लॉक है वो पुराने ब्लॉक से जुड़ा रहेगा यूजिंग अ हैश, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
विच ऑफ द फॉलोइंग मालवेयर डिटेक्शन टेक्निक्स डज नॉट रिलाई ऑन प्री एग्जिस्टिंग वायरस सिग्नेचर। ठीक है, तो सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन जो है ओल्ड वायरसेस को पकड़ता है, ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन जो है ये ओल्ड वायरसेस को पकड़ेगा। ओके, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन जो है ये सिर्फ पुराने और नोन सिग्नेचर पर डिपेंड होता है, नए मालवेयर को डिटेक्ट ये नहीं करेगा। ठीक है जी, सो फिर ये इसका ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। जो ह्यूरिस्टिक्स है ये अननोन मालवेयर को बिहेवियर से पकड़ता है। ठीक है, ये नए मालवेयर को ही पकड़ेगा। सैंडबॉक्स जो है सस्पिशियस फाइल्स को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चलाकर चेक करेगा। ठीक है, सैंडबॉक्स डिटेक्शन है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, यानी कि वो आपको सिस्टम को इफेक्ट नहीं करेगा, पहले उसको वहाँ पे चला के देखेगा ये। और डेटा माइनिंग जो है एमएल मॉडल से डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसमें करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक सवाल आ रहा है इसमें। अब इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल which of the following functions is used to return the relative position of an item in a specified range rather than the actual value। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। सो इसको देख लेते हैं पहले। मैच फंक्शन जो है वो वैल्यू को एक्चुअल डेटा नहीं देता, सिर्फ उसकी लिस्ट में पोजीशन बताता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी है इसमें करेक्ट। वी लुकअप जो है वो एक्चुअल वैल्यू को रिटर्न करता है। वी लुकअप इंडेक्स स्पेसिफाइड सेल का वैल्यू ऑर्डर देगा, और इनडायरेक्ट जो है टेक्स्ट को सेल रेफरेंस में बदल देगा। तो मैच है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कंसेप्चुअल लेवल इन द टीयर 3 टीयर आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। तो कंसेप्चुअल लेवल डेटाबेस का ओवरऑल लॉजिक डिज़ाइन होता है, स्ट्रक्चर क्या है, एंटिटीज़ क्या हैं, रिलेशंस क्या हैं। ठीक है, डेटाबेस का कॉन्सेप्चुअल लेवल है। अब इसमें ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर डेटाबेस विदाउट डिटेलिंग फिजिकल स्टोरेज। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides for participation of workers in management of undertaking engaged in any industry। ठीक है, आर्टिकल नंबर 43A है ये। ओके, आर्टिकल नंबर 41 हो गया राइट टू वर्क। 42 मैटरनिटी रिलीफ। आर्टिकल नंबर 43 आप जानते हैं कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करता है ये। ठीक है, और आर्टिकल 41 हमने बोला राइट टू वर्क। अब आर्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी सारे पता उन्हें भी चाहिए उनको। 41 राइट टू वर्क हो गया, 42 हो गया मैटरनिटी रिलीफ, 43 हो गया कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करेगा। तो 43A इसमें बसता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। यह है वर्कर्स को मैनेजमेंट में इंक्लूड करना और उनके डिसीजन को आवाज़ देना इंश्योर करता है, यानी कि ये आपको वो भी अलाउ करेगा जो यूनियंस बनते हैं वो इसी आर्टिकल के अंडर में हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 32 की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग recommendations of the first National Commission on Labor Law on Commission on Labor 1969। ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले बताऊंगा आपको मैं लेबर कमीशन में अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस और फैक्ट्री वायलेशंस पर स्ट्रिक्ट रूल्स और पेनल्टीज रिकमेंड किए थे। ठीक है, इसका क्रक्स क्या है, इसका फोकस पॉइंट ये है कि इसने अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस और फैक्ट्री वायलेशंस पर स्ट्रिक्ट रूल्स और पेनल्टी, तो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर्मुलेट करे थे उसने और पेनल्टीज को इम्पोज करना ऐसा रिकमेंडेशन दिया था। आइए देखते हैं पहला ऑप्शन। इट प्रपोज अ रिमूवल ऑफ वेज सीलिंग। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वेज सीलिंग रिमूव करने का कोई प्रपोजल नहीं था, ये पहला वाला ऑटोमेटिकली गलत हो गया। सेकंड है इट सजेस्टेड स्ट्रिक्टर मेजर्स फॉर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। बिल्कुल स्ट्रिक्टर मेजर्स इसने इंट्रोड्यूस करे थे। थर्ड है इट रिकमेंडेड चेंजेस इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इंक्लूडिंग मेकिंग पेनल्टीज मोर स्ट्रिंजेंट फॉर द वायलेशंस। अब ये मैंने पढ़ा कि पेनल्टीज को मोर स्ट्रिंजेंट करना, इनको और ज़्यादा सख्ती से लागू कराने की इसने रिकमेंडेशन दी थी। तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड इसमें करेक्ट है।
आगे बढ़ेंगे हम सवाल नंबर 33 की तरफ। मैच द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव्स विद देयर डिस्क्रिप्शंस। पहला है सिस्टम मॉडल। मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर वन हैप्पी फैमिली एंड डिसीजंस बाय मैनेजमेंट आर सीन एज राइट एंड रेशनल। ये सिस्टम मॉडल है। सेकंड है हमको मैच करना है इसको, ठीक है। यूनिटरी पर्सपेक्टिव, प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव, रेडिकल पर्सपेक्टिव। तो देखते हैं इनमें से कौन कौन से हैं। देखिए सिस्टम मॉडल जो है वो है थ्री पार्टी मैनेजमेंट। थ्री पार्टीज मैनेजमेंट, वर्कर्स एंड गवर्नमेंट ऑपरेट विद इन एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट इफेक्ट्स देम। ये है सिस्टम मॉडल। ओके। यूनिटरी पर्सपेक्टिव होता है मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर वन हैप्पी फैमिली। देखिए यूनिटरी आ गया इसमें, तो वो जो तीनों हैं ये दोनों मैनेजमेंट वर्कर्स एक हैप्पी फैमिली है, और मैनेजमेंट जो बोलेगा वो उसको सही ही माना जाएगा। ये यूनिटरी पर्सपेक्टिव है। तीसरा है प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव। ये क्या बोलता है? बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एम फॉर ग्रोथ एंड कंट्रोल लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स दैट कैन बी रिजॉल्व्ड। बिल्कुल, ये प्लूरलिस्टिक अप्रोच हो गया इसका। तो 3 इज रिलेटेड टू बी। और फाइनली रेडिकल पर्सपेक्टिव क्या कहता है? ऑर्गेनाइजेशंस रिप्रेजेंट द ऑप्रेसिव नेचर ऑफ द सोसाइटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रेडिकल पर्सपेक्टिव है। तो आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1D 2A 3B 4C। सवाल नंबर 34 में आएंगे हम। विच टाइप ऑफ यूनियन इज कैरेक्टराइज बाय अडॉप्टिंग एनी मीन्स इंक्लूडिंग वायलेंस एंड सीक्रेट मेथड्स टू अचीव its objectives and include subtypes like hold up unions and guerrilla unions। तो predatory unions जो हैं वो एक्सट्रीम स्टेप्स, इवन वायलेंस, सीक्रेट मेथड्स तक यूज़ कर सकते हैं जो उनके सेल्फिश ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको पाने के लिए। ठीक हो गया। यहाँ से सुनिए, प्रेडेटरी यूनियंस हैं जो प्रेडेटरी ये शब्द में ही मतलब आप समझ सकते हैं कि ये इनका नेगेटिव अप्रोच रहेगा टुवर्ड्स थिंग्स। सो ये अपने फ़ायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं इंक्लूडिंग इलीगल एंड वायलेंट मीन्स। ओके, इसमें बी है आंसर। जो ऐसे काम करता है वो कौन है? गुरिल्ला यूनियंस एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा, प्रेडेटरी यूनियंस। ओके। रेवोल्यूशनरी यूनियंस क्या होते हैं? सिस्टम को टॉपल करना चाहते हैं रेवोल्यूशनरीज, तो ठीक है, वो सत्ता को ही हटाना चाहते हैं। इंडस्ट्रियल यूनियंस हो गए इंडस्ट्री बेस्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग। ओके। क्राफ्ट यूनियंस हो गए स्किल बेस्ड यूनियंस। स्किल बेस्ड यूनियंस और क्राफ्ट यूनियंस बोले जाएंगे वो। इंडस्ट्रियल यूनियंस जो है वो इंडस्ट्री बेस्ड बार्गेनिंग करेंगे, मतलब अपने हकों के लिए विद इन द इंडस्ट्री मेजर्स। अब आते हैं सवाल नंबर 35 की तरफ। पहला इसका इनको रिगार्डिंग द ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, ये 4 इसमें दे रखे हैं स्टेटमेंट्स, बताना है कौन सा करेक्ट है। फॉर रिकॉग्निशन एज अ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन CTUO, ट्रेड यूनियन मस्ट हैव affiliates in at least 50% states and 50% industries। Second है इसका द हिंद मजदूर सभा HMS was founded in December 1948 in Calcutta with R.S. Ruikar as its first president। Third है द भारतीय मजदूर संघ BMS was founded in 1955 under the leadership of Dattopant Ji Thengdi। Fourth है द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एसोसिएशन सेवा was founded in 1972 as a registered trade union of women in the informal sector। तो पहला इसमें पहला देख लेते हैं। पहला इसका इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये जो इसमें टर्म्स रखे हुए हैं ये इनकरेक्ट हैं, ठीक है। सेकंड ये करेक्ट है, RS रुइकर इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट है HMS के, और ये 1948 में फाउंड हुई थी। तो BMS है वो 1955 में फाउंड हुआ था, और दत्तोपंत जी ठेंगड़ी इसके लीडर्स थे। द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा वॉज फाउंडेड इन 1972, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें 2, 3 एंड 4 करेक्ट हैं। ये फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। Which of the following statements regarding the payment of wages act 1936 is correct? ये पढ़ाया जा चुका है आपको इस चैनल पे। ओके, तो फिर देख लेते हैं उसको। पहले तो पेमेंट्स ऑफ वेजेस एक्ट्स में वेज पीरियड मैक्सिमम 1 महीना रहेगा, इसीलिए 2 महीने वाला स्टेटमेंट जो भी है इसमें वो है नहीं सही। आगे देख लेते हैं। तो ये वाला है C वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, इसमें 1 ही महीना है इसमें।
पहला वाला ऑप्शन देख लेते हैं। द एक्ट अप्लाइज टू वेजेस पेएबल टू एन एम्प्लॉयड पर्सन इफ नॉट एक्सीडिंग 24,000 पर मंथ। देखिए 24,000 रुपये की लिमिट करेक्ट है। ओके, तो ये वाला मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हमको इनकरेक्ट वाला बताना है ना। सेकंड है वेजेस इंक्लूड रिम्यूनरेशन पेएबल अंडर एनी अवार्ड सेटलमेंट और कोर्ट ऑर्डर एंड ऑल्सो फॉर ओवर टाइम वर्क हॉलीडेज और लीव पीरियड। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नो वेजेस पीरियड शैल एक्सीड 2 months, ये स्टेटमेंट गलत है लेकिन ऑप्शन ये करेक्ट है। मैक्सिमम फाइन दैट कैन बी इम्पोज्ड ऑन एन एम्प्लॉय इन वेज पीरियड इज लिमिटेड टू 3% ऑफ देयर वेजेस, ये 3% वाली जो लिमिट है ये भी करेक्ट है। अब आपने ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पढ़ लिया है अगर, तो ये क्वेश्चन जो है वो रिवीजन के लिए है आपके, जस्ट टू कीप द फैक्ट्स, जो भी फैक्ट हैं वो उनको आप मेमोराइज कर रखें। Under the Minimum Wages Act 1948, which body is responsible for advising the central and state governments on fixation and revision of minimum wages and coordinating the work of advisory boards? तो मिनिमम वेजेस एक्ट में सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो है वो ही वेज फिक्सेशन करेगा, वेज रिवीजन करेगा और एक्चुअली गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं ये। ठीक है, किन किन चीज़ों पे? वेज फिक्सेशन और रिवीजन के ऊपर। ओके, तो पहला ही इसका करेक्ट हो जाएगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। कौन सी बॉडी जो है एडवाइस करती है? ये वाली करती है जी। और नेशनल वेजेस बॉन्ड बोर्ड ये एक्ट में ही नहीं है इंक्लूडेड। वेलफेयर कमेटी का अलग पर्पस है एडवाइस करना, सीएबी का है। मिनिमम वेज कमीशन का भी कोई ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। 38 नंबर पर आएंगे। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस रिगार्डिंग द टर्म इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 इज करेक्ट। हम देखेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट में तीनों इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट माना गया है, इसीलिए नॉट इंक्लूडेड इन द आंसर। नन होना चाहिए। एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एज डिफाइंड इन द पेमेंट्स ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इनमें से कौन से इनकरेक्ट हैं? ठीक है, तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है इसमें, ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट टर्म को लेते हुए। ओके, तो ये इसका करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट्स तीनों करेक्ट हैं। 39 which of the following statements regarding the trade union act 1926 is incorrect। तो हम देखेंगे इसको। ट्रेड यूनियन एक्ट जो हैं उस एक्ट के हिसाब से कम 50% ऑफिस बेरर्स जो हैं इंडस्ट्री के, तो इंडस्ट्री में जो ऑफिस होल्ड करने लोग में काम करने चाहिए, 50% कम से कम काम करने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं अब। इन ट्रेड यूनियन ऑफिस बेरर्स मीन्स एनी एग्जीक्यूटिव मेंबर बट डज नॉट इंक्लूड एंड ऑडिटर। ठीक है, ये ऑफिस बेरर की करेक्ट डेफिनेशन है। डज नॉट इंक्लूड एन ऑडिटर मीन्स एनी एग्जीक्यूटिव मेंबर होना चाहिए वहाँ पे जो फैसले लेता है, एग्जीक्यूटिव मेंबर वही हुआ है। बी एनी 7 or more members of a trade union can apply for registration by subscribing their names to the rules of the trade union। ये भी करेक्ट है, ये कंडीशन कि कोई भी 7 या उससे ज़्यादा मेंबर्स होंगे तो वे काम करेंगे। सी है द रजिस्ट्रार मस्ट गिव द ट्रेड यूनियंस एटलीस्ट 2 months नोटिस इन राइटिंग बिफोर विड्रॉल, और बिफोर विड्रॉल इसको हटा दीजिए, ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसमें पूरा आया नहीं है एक्चुअली, ये पूरा सवाल नहीं आ रखा है इसमें, एक सेकंड। ओके, ऑप्शन नंबर डी जो था उसका, उसमें ये लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑफिस बेयरर्स इन एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मस्ट वर्क इन इंडस्ट्री एसोसिएटेड विद यूनियन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ ऑफिस बेयरर्स इन एवरी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मस्ट वर्क इन इंडस्ट्री एसोसिएटेड विद द यूनियन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट्स वाई।
चलिए सवाल नंबर 41 की तरफ बढ़ेंगे हम। अंडर विच लॉ does the state government have the authority to form a site appraisal committee or evaluating applications to establish or expand factories with hazardous processes? तो hazardous factory approvals के लिए site appraisal committee बनाने का प्रोविजन है। ठीक है जी, साइट अप्रेजल कमेटी बनाने का प्रोविजन है। सो ऑप्शन नंबर ए है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, बिल्कुल करेक्ट। हैजार्डस यूनिट के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाकर अप्रूवल दिया जाता है, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बी जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड है, सो हैजार्डस एक्टिविटीज़ से कोई इसका लेना देना नहीं। मिनिमम वेजेस एक्ट भी इसमें नहीं है, स्टेट इंश्योरेंस भी इसमें नहीं आएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड है तो। वैसे हम आगे बढ़ेंगे। आइए सवाल नंबर 41 की तरफ बढ़ेंगे हम। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 इज नॉट करेक्ट। तो वर्क्स कमेटी का रूल है, देखिए ध्यान से सुनिए, वर्क्स कमेटी का रूल है कि 100 वर्कर्स का रूल है इसका। ठीक है, तो पहले हम ऑप्शन देखेंगे इसका। लॉकआउट रिफर्स टू द टेम्पररी क्लोजर ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और रिफ्यूजल बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। A works committee must be established in establishments with 50 or more workmen as per the instructions of the appropriate government, ये करेक्ट है इसका आंसर। ठीक है जी। The appropriate government may constitute a board of conciliation to promote the settlement of industrial disputes. Board of conciliation ये करेक्ट है। ये मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, बाकी सारी की सारी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हो जाएंगी। The second schedule of the Industrial Dispute Act includes matters within jurisdictions of labor court। तो जैसे आपने ये वाली क्लास ली होगी अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट्स की, इसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स आपको पढ़ाए गए हैं, तो आप उनको आगे देख के और एलिमिनेट कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, सवाल नंबर 42 की तरफ आएंगे। विच आर द फॉलोइंग प्रोविजंस आर इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 13 ऑफ द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर Prohibition and Regulation Act 1986 for ensuring health and safety। So सेक्शन 13 का जो फोकस है, ठीक है, वो जनरल सेफ्टी प्लस डेंजरस मशीन्स प्लस बिल्डिंग मेंटेनेंस पर होता है। जनरल सेफ्टी, डेंजरस मशीन्स कैसे काम करेंगी, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इसके ऊपर, और बिल्डिंग मेंटेनेंस पर होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसमें नहीं इंक्लूड होंगे। पहला हम देखेंगे क्लीनलीनेस इन द वर्क प्लेस एंड फ्रीडम फ्रॉम न्यूसेंस, protection of eyes, instructions and supervision for employment of adolescent on dangerous machines, maintenance of buildings, fencing of radioactive elements। इस फैक्टर को छोड़ के बाकी सबको देखेगा ये सेक्शन नंबर 13। ये वाले सारे प्रोविजंस होंगे इसमें, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वाले नहीं होंगे। हमको मैच कराना है ये। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, Regulations of Employment and Conditions of Service Act 1979, a licensing officer। Just give me a moment, ये भी ये correct? Okay, just to make sure these are the options there, हमको इनको जोड़ना है। सो हर एक्ट का अपना स्पेसिफिक ऑफिसर है, कमेटी होती है। माइग्रेंट वर्कमैन का, लाइसेंस फैक्ट्री का। माइग्रेंट वर्कर इज़, ये किससे रिलेटेड होएगा? मार्केट जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो लाइसेंस फैक्ट्रीज, ठीक है, इनसे हो जाएगा। तो 1 का ए ही है करेक्ट, सेकंड का बी हो जाएगा। ये एकदम करेक्ट ऑर्डर दे रखा है इन्होंने। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है वर्क्स कमेटी से है, इसका रिलेशन। वर्क्स कमेटी है वो इसकी कमेटी है, इसके ऑफिसर जो हैं, अधिकारी जो हैं, वो इस कमेटी के मेंबर्स होंगे। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट के जो अधिकारी हैं जो उसको वेलफेयर देखेंगे वो वेलफेयर ऑफिसर्स हैं वो। सिमिलरली टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी जो है वो क्या देखेगी? चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर, इसके प्रोहिबिशन के नियमों को इम्प्लीमेंट करने का देखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, a person employed in a supervisory capacity but drawing wages exceeding rupees 500 per month is expressly excluded from the definition of workman under which of the following legislations। ठीक है, यानी कि सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम कर रहा है बंदा, लेकिन जो वेजेस हैं वो हैं 500 रुपये पर मंथ से ज़्यादा, तो उसे वर्कमैन नहीं कहा जाएगा। किसके
अंतर्गत इसको कहा जाएगा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन। ये रेगुलेशन है, इसके अंतर्गत इसको कहा जाएगा। ठीक है, ये मैनेजरियल या फिर हाई पेड सुपरवाइजरी लोग एक्सक्लूडेड होते हैं इसमें। मैनेजरियल या फिर हाई पेड सुपरवाइजरी लोग। ठीक है, ये वाला एक्ट इसको बताता है। सवाल नंबर 45 है, एटलीस्ट हाउ मेनी मंथ्स नोटिस मस्ट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट गिव बिफोर अप्लाइंग द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 टू एस्टेब्लिशमेंट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉइंग लेस देन 20 वर्कमैन। तो ये जो है इसमें 2 महीने का देना पड़ेगा। अब एक्सटेंड करने से पहले 2 महीने का नोटिस मैंडेटरी हो गया है अब। ठीक है, बाकी सारे इसमें इनकरेक्ट हो जाएंगे। एक और आ गया, मैच द फॉलोइंग। इसको हम, आप वीडियो को पॉज करके देखें इसको। ये सिमिलर ही लग रहा है मेरे को ये सवाल तो। ओह, ये रिपीटेड है, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए आते हैं सवाल नंबर 46 की तरफ। स्केलर क्वांटिटीज़। अब ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज़ इज नॉट स्केलर। तो इसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। ठीक है, सॉरी वो तो वेक्टर होती हैं। वेक्टर क्वांटिटीज़ वो भी होती हैं, इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। स्केलर वो होती हैं इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं इसमें। मास है इसका आंसर। ओके, आई एम सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन अ मिनट। विच इज़ नॉट अ स्केलर, यानी कि वेक्टर है इसमें, जो फोर्स होगी उसका आंसर। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन। स्पीड में भी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, क्योंकि वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ये भी स्केलर है। मास भी स्केलर क्वांटिटी है, नो डायरेक्शन। फोर्स में, चलिए सीरीज में आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 47 है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। मास 1000 किलो है, स्पीड है उसकी 20 मीटर पर सेकंड, रेडियस है 50 मीटर। सेंट्रीपिटल फोर्स को पता लगाना है। सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, वो मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक में कोई वाहन चल रहा है, तो वो सर्कुलर ट्रैक पे ही रहे, बाहर ना निकले, यानी कि सेंटर की तरफ खींचता है। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहते हैं, जो स्टेबल रखता है व्हीकल को सर्कुलर पाथ पे अंदर की तरफ खींचते हुए। ओके, इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप। मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर बाय आर। वेलोसिटी मतलब स्पीड, ये रही 20 मीटर पर सेकंड। सो 1000 इंटू 20 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50, आंसर आ जाएगा 8000 न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डीएनए। इट इज़ अ मैक्रो molecule composed of 3 components, नाइट्रोजन, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ये करेक्ट है इसका। ठीक है, 1 एंड 2 एक्चुअली हाफ राइट होंगे, ये पूरे करेक्ट नहीं है। प्यूरिन्स इन डीएनए इंक्लूड adenine and thymine, while pyrimidines include guanine and cytosine. The structure of DNA was first described by Watson and Crick as a double helix with 2 strands bonded by hydrogen bond. सही इसमें आंसर बताना हमको। पहला और तीसरा इसमें करेक्ट है। ठीक है, सेकंड वाला इसमें इनकरेक्ट, बिकॉज बेस ग्रुपिंग एज पर स्टैंडर्ड्स प्यूरिन्स जो हैं। अब ये इसमें ध्यान रखिए कि ये इनकरेक्ट है इसमें। आगे बढ़ेंगे, नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को देखेंगे। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मटेरियल्स फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ये करेक्ट है। सेकंड, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड एंड न्यूट्रिएंट प्रोड्यूसर्स इन द लीव्स एंड अदर पार्ट्स, प्रोसेस होती है ट्रांसलोकेशन, ये भी करेक्ट हो जाएगा। फ्लोएम का काम यही है, जाइलम पानी, फ्लोएम फूड। अनलाइक फ्लोएम, जाइलम टिश्यूज इज कंपोज्ड ऑफ ओनली लिविंग सेल्स, ये इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा ही इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। सवाल नंबर 50, प्लांट हार्मोन्स ऑल्सो नोन एज फाइटोहार्मोन्स रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन, ये बताना है हमको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑक्सीटोसिन। ये प्लांट हार्मोन नहीं है, ठीक है, ये एनिमल हार्मोन है।
आगे बढ़ने, स्टीरिक एसिड इज प्राइमरली फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए करेक्ट। ये एप्पल में होता है स्टेरिक एसिड, बाकी में नहीं होएगा। नंबर 12, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर इज डन, यानी कि जो रबर, जो नेचुरल रबर होता है ना, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो वल्कनाइजेशन से वो काफ़ी हार्ड हो जाता है। सल्फर का इसमें काम ट्रीटमेंट होता है, तो वो केमिकल कौन सा है, वो सल्फर है, बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एक रिएक्शन है इसमें, जस्ट होल्ड ऑन, मैं इसको लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। सवाल नंबर 53 है ये। ओके, ये है रिएक्शन, सिंपल है, कार्बन ऑक्सीजन मिल रहे हैं, CO2 बन रही है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन इंक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ द ऑक्सीजन डिक्रीजेस। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द कार्बन डिक्रीजेस व्हाइल दैट ऑफ द ऑक्सीजन इंक्रीजेस। दोनों में से एक ही सही होगा। देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन, पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन डिक्रीज होएगा, ऑक्सीजन का इंक्रीज होएगा, और ऑक्सीजन का डिक्रीज होएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैच द फॉलोइंग करना है इसमें। HCl, ये अलग अलग केमिकल्स हैं, इनका इस्तेमाल किन चीज़ों में होता है, इसको याद रखें आप। HCl का होता है टैनिंग ऑफ लेदर, ठीक है, और फर्स्ट का बी हो जाएगा। ये एक्चुअली ऑर्डर ही दे रखा है इसने, करेक्ट ये BCAD, तो इसको ध्यान रखें। HNO3 प्रोड्यूस फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोजिव्स, नाइट्रोजन वही है। सल्फ्यूरिक एसिड लेड स्टोरेज बैटरीज में। S3PO4 केमिकल रिएक्शन द सेल। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 55, विच आर द फॉलोइंग डिफरेंशिएट्स सोप्स फ्रॉम डिटर्जेंट्स। ओके, तो सोप्स फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट्स इन हार्ड वाटर, ठीक है। सोप्स का काम है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनाएगा सोप हार्ड वाटर के साथ, जिनमें मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन अंडर द पिट्स एक्ट ऑफ 1784। पिट्स एक्ट सेट बोर्ड एंड कंट्रोल्स एंड एक्सटेंडेड जो गवर्नर जनरल्स है उनकी पावर्स को। Introduced non-intervention theory, but it didn't prohibit Governor General from declaring war without Parliament section the way stated here. Okay, so C है इसका आंसर। Prohibition on Governor General from declaring war without Parliament, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि उनको पावर मिली हुई थी है कि वो बिना पार्लियामेंट के कर सकते हैं वॉर डिक्लेयर। क्वेश्चन नंबर 57, Shahmal, who mobilized villagers during the revolt of 1857, he belonged to which place? तो बागपत से थे वो, ठीक है, शाहमल बागपत से थे। सवाल नंबर 58, ये भी ऑर्डर ही करेक्ट दे रखा है इसमें, तो आप इसको ध्यान रखें। दादा भाई नेहरू जी ऑथर्ड पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, एक काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, बाकी भी देखें आप। WC बैनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, बिल्कुल। सुब्रमण्यम अय्यर जो हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के फाउंडर हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बिल्कुल। सुरेंद्र बनर्जी, इन्होंने द बंगाली ये पत्र लिखा था, ये मैगजीन आती थी, ठीक है। आएंगे अगले सवाल की तरफ। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग गंधारा, मथुरा एंड अमरावती आर्ट। ओके, ये डिफरेंट आर्ट स्कूल्स हैं ये तीनों के तीनों। ओके, सो इसमें ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट। इट डिपिक्टेड बुद्धा विद अ स्माइलिंग फेस, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो स्माइलिंग फेस नहीं, मोर मेडिटेटिव स्टेट में थे। आगे बढ़ेंगे। कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द चंदेलाज इज नॉट करेक्ट, हम देखेंगे आगे। काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। स्टेटमेंट नंबर 1, दे रूल्ड सेंट्रल इंडिया एंड बिल्ट ग्रेट एम्पायर्स, ये करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। खजुराहो टेम्पल्स शो ओनली स्पिरिचुअल थीम्स, ये है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि स्टेटमेंट है रॉन्ग। आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 61 की तरफ आएंगे हम।
Consider the following about Hoysala's architecture. Temples built on a raised Jagati platform used granite as a primary material. Shikhara had interconnected chambers with horizontal lines. तो इसमें पहला करेक्ट है, ग्रेनाइट प्राइमरी मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ था, और तीसरा भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थ्री इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। मैच द फॉलोइंग। अगेन इसमें करेक्ट ऑर्डर ही दे रखा है, CABD। मॉडर्न आर्ट, इनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, CABD, सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नगर आर्किटेक्चर का फीचर कौन सा नहीं है? ठीक है, शिखराज एंड विद एन अमलक एंड कलश, ये नगर फीचर है। प्रदक्षिणा पाथ वॉज कवर्ड, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। हाई वॉल्स एंड गोपुरम, बिल्कुल नहीं, हाई वॉल्स नहीं होती थी वहाँ पे। सो ये द्रविडियन फीचर है। ओके, ये नगर फीचर नहीं है, द्रविडियन फीचर है, द्रविडियन आर्किटेक्चर का। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। वॉल्स डिवाइडेड इनटू रथास, ये भी होता था उसमें। आगे बढ़ेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, पहला है पर्सन मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। सेकंड, safeguards do not apply to preventive detention. Third is preventive detention cannot exceed 3 months under any situation. Okay, so इसमें पहला और दूसरा करेक्ट हो जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन 3 महीने तक नहीं बढ़ सकता, एक्चुअली इससे भी ज़्यादा हो सकता है। 65 नंबर का क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट वाला बताना है हमको। सो देखते हैं इसमें। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इफ़ पास्ट गवर्नमेंट मस्ट रिसाइन, बिल्कुल। मस्ट स्टेट स्पेसिफिक ग्राउंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये भी इसमें करेक्ट है। काउंसिल मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, ये तो करेक्ट फैक्ट है, 75(3) के अंडर में आता है ये। सो पैसा एक्ट है, PESA एक्ट 1996। ये क्या करता है? एक्सटेंड्स पार्ट 9 टू शेड्यूल एरियाज। ऑल 10 स्टेट्स हैव नोटिफाइड पैसा रूल्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो ये पहला इसमें करेक्ट हो जाएगा, तीसरा भी इसमें करेक्ट है, सेकंड इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड थ्री विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ स्टेट्स ने क्योंकि अभी रूल्स नोटिफाई नहीं करे हैं, दैट्स वाई। 67 मीडिएशन एक्ट 2023 मैंडेट्स वॉलंटरी प्री लिटिगेशन मीडिएशन, ये करेक्ट है। सेकंड, इंक्लूड्स माइनर्स अनसाउंड एंड क्रिमिनल केसेस, नहीं। एस्टैब्लिशेस मीडिएशन काउंसिल ऑफ इंडिया, फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच इज इनकरेक्ट अबाउट टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, होल्ड्स ऑफिस टिल 65 ईयर्स। देखिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें। ठीक है, सो ये वाला तो करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, टेन्योर इन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल लिखा हुआ है इसमें। कैन रिजाइन बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, बिल्कुल। प्रेसिडेंट कैन रिमूव इवन विदाउट पार्लियामेंट रिकमेंडेशन, नहीं। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके लिए पूरा इम्पीचमेंट होता है इनका, बिना पार्लियामेंट रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं करेगा प्रेसिडेंट, अपॉइंट जरूर करता है लेकिन। स्टेटमेंट है, आर्टिकल 25(1) गिव्स रिलीजियस फ्रीडम। 1960 कमीशन सेड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड नीडेड, एंड आर्टिकल नंबर 26 गिव्स रिलीजियस मैनेजमेंट पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको देख लेंगे हम। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा इसमें करेक्ट है। आर्टिकल 26 ये नहीं करता है। ठीक है, विच इज करेक्ट अबाउट प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस, जो ऑर्डिनेंस पास नहीं होते हैं उसके बारे में बता रहा है। पहला, ओवर रूल करने के लिए करते हैं ये। पहला है परमानेंट है ये, issued only when parliament is not in session, cannot be issued for urgent matters, need PM's prior approval. Just give me a moment.
चलिए क्वेश्चन नंबर 88 से शुरू करेंगे हम एमपीसी स्टेटमेंट्स के बारे में। इनमें से कौन सा कथन इसमें करेक्ट हो जाएगा। एमपीसी मतलब हो गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है इट इज़ सेटअप अंडर आरबीआई एक्ट 1934, ये करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। और सेकंड है इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 3 सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये भी करेक्ट है। तीसरा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड्स फिस्कल डेफिसिट, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी को करता है, फिस्कल डेफिसिट को नहीं करेगा। ये फिस्कल पार्ट इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ओनली 1 एंड 2 इज करेक्ट। सेकंड है फिस्कल पॉलिसी के बारे में, क्वेश्चन नंबर 89। तो पहला है इट इज़ प्राइमरली कंसर्न विद गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, ये करेक्ट हो जाएगा इसका। सेकंड है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय आरबीआई, नहीं, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करता है, फिस्कल पॉलिसी सरकार डिसाइड करती है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड इज एम्स एट इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, की ऑब्जेक्टिव है इसका, ये फर्स्ट एंड थर्ड विल बी करेक्ट। 90th क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन कहाँ है इन स्टेट में से सेंसस 2011 का 11 के अकॉर्डिंग, तो ये बिहार हो जाएगा इसका आंसर। 91 क्वेश्चन नंबर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट क्या हैं, विच आर द फॉलोइंग आर पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें ऑप्शंस हैं इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, एम्पावरमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। जी हाँ, ये चारों के चारों इसके पिलर्स हैं, आप इनको याद रखेंगे। आगे आते हैं, व्हाट डज रिस्क रिफर्स टू इन इंश्योरेंस एंड अनसर्टेनिटी। ओके, सो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट नहीं। चांसेस ऑफ लॉस ड्यू टू अनसर्टेन इवेंट्स, ये एग्जैक्टली रिस्क को डिफाइन करता है। आएंगे सवाल नंबर 93 की तरफ। ये स्टैच्यूटरी ऑडिट के बारे में इनमें से कौन सा कथन ट्रू है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शनल अंडर कंपनीज एक्ट नहीं, ओनली फॉर प्राइवेट बिजनेसेस नहीं, पब्लिक के लिए भी है ये, यानी कि जो सरकारी काम का चल रहा है उसके लिए भी। तीसरा है इंश्योर्स फाइनेंशियल पोजीशन फेयरली प्रेजेंटेड, ये है इसका असली मतलब, ठीक है जी। इट इंश्योर्स फाइनेंशियल पोजीशन सही से प्रेजेंट हो बैलेंस शीट के ऊपर, ओके। ओनली फॉर इनकम टैक्स, ये भी गलत हो जाएगा। आएंगे 94th क्वेश्चन की तरफ। नाउ कंपनी रिक्वायर्ड टू रोटेट ऑडिटर्स अंडर सेक्शन 139(2), ठीक है। पहला है प्राइवेट कंपनी, ₹30 करोड़ कैपिटल, 20 करोड़ बोरोइंग्स, ये गलत हो जाएगा। सेकंड है, ये करेक्ट हो जाएगा, अनलिस्टेड कंपनी, 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है और 70 करोड़ रुपए बोरोइंग्स हो गई हैं इसकी, यानी कि बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हैं और कैपिटल जो है कंपनी का कम है। पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड है, तो इसके लिए रोटेट ऑडिटर्स रिक्वायर्ड होंगे, बाकी किसी भी चीज़ में नहीं हो पाएगा। इसमें कैपिटल ज़्यादा है, बोरोइंग्स कम है, तो दैट्स ऑप्शन 1 इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट वन। आएंगे क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है हु बिकम्स पेई व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड विद द बैंक। 4 इसमें ऑप्शन होंगे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें बैंक इटसेल्फ, ठीक है। बैंक ही वो पेई होगा अगर बिल इज डिस्काउंटेड, बाकी ड्रॉई क्रेडिटर कोई भी नहीं। आएंगे सवाल नंबर 96 की तरफ। कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है रिगार्डिंग एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट। पहला है सैलरी पेमेंट, रॉ मटेरियल्स इशूड इंटरनली, परचेज फ्रॉम सप्लायर एंड ट्रांसफ़र विद इन कंपनी, ठीक है। सो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसमें सिर्फ तीसरा ये करेक्ट हो जाएगा। एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट, जब सप्लायर से हम माल खरीदेंगे तो तब वो करेक्ट होगा, ठीक है जी। देख लेते हैं इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ, होल्ड ऑन जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। स्टेटमेंट नंबर 3 is correct for question number 96. Purchase of goods from an external supplier involves an outside party, इसीलिए ये एक एक्सटर्नल इकोनॉमिक इवेंट है, क्योंकि हम थर्ड पार्टी से, एक्सटर्नल सप्लायर से जो है सप्लाई इन्वॉल्व है उससे खरीद रहे हैं। आएंगे सवाल नंबर 97 की तरफ।
लोन इज टेकन बाय कंपनी फॉर 10 years, इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे हम? 10 year लोन बाय अ कंपनी, इसको कैसे हम करेंगे क्वालिफाई, क्लासीफाई? करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट, नॉन करंट लाइबिलिटी और फिक्स्ड एसेट। इसमें से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है दैट इज पेएबल आफ्टर मोर देन 1 year। ठीक है, 1 साल के बाद इसको देना है तो नॉन करंट लाइबिलिटी है। 10 year लोन है ना, 1 साल के बाद आपको पे करना है ये, तो फिर नॉन करंट लाइबिलिटी है। 1 साल से कम होगा तो वो करंट लाइबिलिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 98, इनमें से कौन सा कथन फाइनेंशियल अकाउंटिंग को डिस्क्राइब करेगा करेक्टली? ओके, 4 ऑप्शन हैं इसमें। ओनली इंटरनल डिसीजंस, फिक्स सेलिंग प्राइस, नहीं। प्रिपेयर्स इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, एग्जैक्टली यही है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे, कैश फ्लो की तैयारी करेंगे, इसका भी डेटा तैयार करेंगे, दैट इज कॉल्ड द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 99, अकॉर्डिंग टू गोइन कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के ऊपर है ये। हाउ शुड अ कंपनी अकाउंट फॉर अ लॉन्ग टर्म एसेट लाइक मशीनरी? इसके कई सारे वो हैं। रिकॉर्ड मार्केट वैल्यू ईयरली, नहीं। रिकॉर्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट प्लस डिप्रिशिएशन, एग्जैक्टली ये इसका कॉन्सेप्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, पहले जितनी कॉस्ट लगती थी, डिप्रिशिएशन कितना हो रहा है एसेट्स में, ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट, एग्जैक्ट मीनिंग। आएंगे सवाल नंबर 100 की तरफ। ये एक काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो जाएगा। डेटर्स शोन ऑन क्वेश्चन नंबर 100, ये ऑन विच साइड ऑफ बैलेंस शीट डेटर्स हैं, वो बैलेंस शीट की किस तरफ आएंगे? तो इसमें से एसेट साइड में आएंगे वो, बाकी साइड में नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि जो डेटर्स होते हैं वो बिजनेस को पैसा ओ करते हैं। ठीक है, बिजनेस को पैसा देना होता है उनको, तो वो एसेट साइड में दिखाए जाएंगे। सवाल नंबर 101, करंट एसेट किसे कहा जाएगा? प्लांट को, बिल्डिंग को, कंप्यूटर को या फिर कैश इन हैंड को? तो कैश इन हैंड को ही करंट एसेट कहा जाएगा। बाकी ये बिल्डिंग होगी, प्लांट हो गया, कंप्यूटर, ये कैपिटल एसेट में आता है क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, दैट्स व्हाई। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड कैपिटल फॉर अ बिजनेस? किसी भी बिजनेस के लिए कैपिटल क्या होगा? तो ओनर की इन्वेस्टमेंट है वही होगी कैपिटल। बैंक लोन नहीं, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट बिल्कुल नहीं, सैलरी पेड ये तो कैपिटल है ही नहीं। जितना पैसा और चीज़ें ओनर ने लगाई हैं, दैट इज कॉल्ड द कैपिटल। आएंगे 103 नंबर सवाल पे। व्हाट डज द एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स? ये कॉन्सेप्ट क्या एज्यूम करता है? ठीक है, एक एजम्पशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिजनेस एंड द ओनर आर, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बिजनेस एंड द ओनर आर टू सेपरेट एंटिटीज़। ये पहले वाले का मतलब है कि वो सेम एंटिटी हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये एज्यूम करेगा कि बिजनेस और ओनर अलग अलग हैं, दैट इज़ वाई दिस वन इज़ द करेक्ट वन। सी भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 104, बैंक अर्न्स व्हेन डिस्काउंटिंग अ बिल। 4 ऑप्शन हैं इसमें। इंटरेस्ट या डिस्काउंट जब ड्रॉवर से चार्ज किया जाएगा। ठीक है, जब इंटरेस्ट और डिस्काउंट जो पैसा निकाल रहा है उससे चार्ज किया जाएगा, तभी तो बैंक पैसा कमाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी कमीशन इशू करा जा रहा है बिल पर, नहीं। फीस जो जर्नल वगैरह एंट्रीज वगैरह हैं उसके लिए जो ये चार्ज करते हैं वो भी इसका उसकी इनकम में नहीं शो होएगा। ठीक है जी, और शेयर्स ऑफ पेमेंट ये भी नहीं। अब आते हैं 105 की तरफ। मैचिंग कॉन्सेप्ट, मेन प्रिंसिपल क्या है मैचिंग कॉन्सेप्ट का? ठीक है, हमें मेन प्रिंसिपल बताना है। 4 हैं इसमें। रेवेन्यू व्हेन कैश रिसीव्ड, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा, एक्सपेंसेस मैच्ड विद रेवेन्यू जनरेटेड। ठीक है, ये इसमें करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस जो हैं वो रेवेन्यू जो मिलता है उससे ज़रूरी, मतलब मस्ट बी मैच्ड। ठीक है, दैट्स वाई दिस वन इज़ द करेक्ट वन। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 106, अब आते हैं 106 नंबर पे।
इनमें से क्या एक्यूरेटली डिस्क्राइब करेगा अकाउंटिंग को? अकाउंटिंग का मतलब आपको बताना है बेसिकली। तो पहला देखते हैं, रिकॉर्ड क्रोनोलॉजिकली, ये नहीं है, ठीक है। इसमें दूसरे वाले पे आएंगे, एक्सप्रेसेस इन मनी, अकाउंटिंग इज एक्सप्रेस्ड इन मनी, ये एकदम करेक्ट है, बिकॉज मेजरमेंट इन्वॉल्व्स क्वांटिफाइंग इवेंट्स इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। जो भी इवेंट्स हैं उनको पैसे के फॉर्म में ही लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड द एक्सप्रेसिंग इन मनी। तीसरा, इंक्लूड्स नॉन मॉनेटरी इवेंट्स, नहीं, सिर्फ मनी रिलेटेड ही होगा। मस्ट बी क्वान्टिफाइबल इन रुपीज़, यानी कि जो भी इवेंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो पैसे के रूप में दर्ज होना चाहिए। अगर वो दर्ज हो पा रहा है तभी वो अकाउंटिंग कही जाएगी। सवाल नंबर 107 पे आएंगे हम। PMJ जन आरोग्य योजना के बारे में है। प्रोवाइड्स 5 लाख रुपए इंश्योरेंस फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। सेकेंड इज इट कवर्स प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस फ्रॉम डे 1। तीसरा है, चिल्ड्रन अंडर 5 कैन अवेल ट्रीटमेंट ऑन आइदर पेरेंट्स कार्ड इवन इफ एडमिटेड सेपरेटली, ठीक है। तो इसमें सेकंड और थर्ड है इसमें कवर्ड, क्योंकि 5 लाख इंश्योरेंस मिलता है लेकिन प्राइमरी के लिए नहीं मिलता है, सेकेंडरी और टर्शरी के लिए मिलता है, दैट्स वाई दिस वन इज इनकरेक्ट। बाकी दोनों एकदम करेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार जो प्राइवेट इंश्योरेंस से आप लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें ये दोनों चीज़ें नहीं होती हैं। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए वो डे 1 से कभी नहीं देगा आपको, या फिर बहुत ही रेयरली देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 108, ये है समग्र शिक्षा अभियान है ये, ठीक है। सो अंडर दिस स्कीम एनुअल एलोकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ये है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, ठीक है। ध्यान रखिए, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जिन बच्चों को पहले से काफ़ी ज़्यादा बीमारियां हैं या डिसेबिलिटी है। एलोकेशन हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम ₹3,000 टू what, okay, and RTE uniform has been announced from ₹400 to what। सो 3,000 से 3,500 हो गया और 400 से 600 रुपये हो गया, ये एक फैक्ट है, ध्यान रखेंगे आप। आगे आते हैं सवाल नंबर 109 की तरफ। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है। तो इसमें 3 ऑप्शन हैं, इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, 720 स्टूडेंट्स होंगे मैक्सिमम, टारगेट ब्लॉक्स विद लेस देन और इक्वल टू 30% ऑफ ST पॉपुलेशन एंड लेस देन इक्वल टू 15,000 फॉर STs, ओके। देखते हैं इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसमें पहला और दूसरा करेक्ट है, तीसरा इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है जी। ओ आई एम सॉरी, स्टेटमेंट ये दोनों इनकरेक्ट हैं और ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके। स्टेटमेंट ये करेक्ट है और ये दोनों इनकरेक्ट हैं। आंसर हो जाएगा उसका सी, पहला और दूसरा इनकरेक्ट है। 110 नंबर पे आएंगे हम। द नोमेनक्लेचर ऑफ डैश वाज मॉडिफाइड टू नमस्ते। अब नमस्ते का फुल फॉर्म आपको बता दूंगा मैं, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, ठीक है। एंड द स्कीम कवर्स अर्बन लोकल बॉडीज इन अ फेज्ड मैनर। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, स्वच्छ भारत मिशन 100+, नहीं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स 4800+, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मॉडिफाई हुआ था ये। SBM मतलब स्वच्छ भारत मिशन, SRMS मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, जो मैनुअली मैला ढोने वाला काम है या फिर सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाला काम है, वो है ये मैनुअल स्कैवेंजर्स। सवाल नंबर 111 पे आएंगे। द किसान क्रेडिट कार्ड लोन, KCC मतलब हो गया किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। सो ये वाला जो लोन है, इट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर हु? पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस के लिए बिल्कुल होता है ये किसान क्रेडिट कार्ड का लोन। कंजम्पशन नीड्स जितना इस्तेमाल होएगा बिल्कुल उसके लिए भी है। वर्किंग कैपिटल फॉर फार्म एसेट्स, एग्जैक्टली इसके लिए भी मिलेगा, लेकिन
लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, नहीं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। सवाल नंबर 112 पे आएंगे। मई 2025 में इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में भाग लिया था, टू द बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम, बेसल, रोटरडैम, स्टॉकहोम, ठीक है, 3 जगहों के नाम हैं। कन्वेंशन, इसका पूरा नाम ये है, बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो हमको मैच कराने हैं ये, इसमें करेक्टली ही मैच हो रखा है, आप ध्यान रखेंगे इसको। बेसल में क्या, रेगुलेट्स हैजार्डस वेस्ट मूवमेंट, रोटरडैम में हो गया रिस्पॉन्सिबल केमिकल मैनेजमेंट, स्टॉकहोम में हो गया रिड्यूस एलिमिनेट पीओपी हो गया आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहूँगा इसमें, ये 1989 का है बेसल, रोटरडैम हो गया 1998 एंड स्टॉकहोम 2001, तीनों में अलग अलग ऑब्जेक्टिव से, तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। पीओपीज़ का मतलब बता दिया आपको, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, इनको रिलीज़ करना, इनका प्रोडक्शन करना, इसको एलिमिनेट या रिड्यूस करने की है। क्वेश्चन नंबर 114, फ्रेजाइल 5 टर्म वाज कॉइन्ड बाय, 4 ऑप्शन है इसमें, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉर्गन स्टैनली, ये एक प्राइवेट बैंक है गोल्डमैन सैक्स की तरह, ये US के बैंक्स हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो ये वाला टर्म किसने निकाला था, इसने मॉर्गन स्टैनली ने ये वाला टर्म कॉइन किया था, फ्रेजाइल 5। आएंगे सवाल नंबर 115 की तरफ। CP ग्राम्स डज नॉट एड्रेस, फर्स्ट है सब जुडिस मैटर्स, जो कोर्ट में चल रहे हैं ऑलरेडी वो मैटर्स, RTI के अंतर्गत जो आते हैं, राइट टू एक्ट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर में जो जो चीज़ें हैं, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आएगी इसमें, फैमिली डिस्प्यूट्स, प्रमोशंस, नेशनल सिक्योरिटी, सर्विस डिलीवरी, तो इसका आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सर्विस डिलीवरी बोला है तो पब्लिक ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू सर्विस डिलीवरी इन द सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, नेशनल सिक्योरिटी तो समझ गया होगा, प्रमोशंस, डिपार्टमेंटल प्रमोशंस की बात करी जा रही है उसमें, फैमिली डिस्प्यूट्स नॉर्मल हो गया, RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मैटर्स, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ को छोड़ के सारे के सारे इसमें, और छठवां भी इसमें इनकरेक्ट है, 1, 2, 3 एंड 5 विल बी करेक्ट, ओके, ऑप्शन नंबर C इसमें सही हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द जेम डे 2025, जेम गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, ये है जेम का पूरा मतलब, ठीक है। देख लेते हैं, इसने 8th इनकॉर्पोरेशन डे था इसका ये, ठीक है। पहला है इसमें, UP was the first state to fully integrate GEM, सेकंड है GEM mandates 25% of procurement from MSMEs, ठीक है, एंड 3% women, 4% SC STs, तो इसमें दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। 25% MSME का प्रोक्योरमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें, बड़ी फर्म के अलावा भी, ठीक है, और ये 2 कंडीशंस वुमेन के लिए और SCs STs के लिए है। 117वां क्वेश्चन है, रिसेंटली मई 2025 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ग्रांटेड मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस टू सर्टेन डिफेंस PSUs, मिनी रत्ना कैटेगरी दी थी सर्टेन डिफेंस PSUs को, तो इन स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे हम, जो क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा उनका मिनी रत्नास का। कंपनीज अंडर मिनी रत्ना कैटेगरी 1 आर अलाउड टू मेक इन्वेस्टमेंट्स अप टू 300 करोड़ रुपए और 50% ऑफ देयर नेटवर्थ, जो भी इसमें लोअर है तब ये इसके कैटेगरी में फॉल करेगी। दूसरा ऑप्शन है मस्ट हैव प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 3 years एंड प्री टैक्स 30 करोड़ इन 1 year, इसमें आंसर हो जाएगा, सिर्फ ये करेक्ट है इसमें, ये वाली इसमें नहीं आएगी, क्योंकि मिनी रत्ना 2 वाली कैटेगरी है, ये मिनी रत्ना 1 वाली कैटेगरी नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये मिनी रत्ना 2 वाली कैटेगरी है, मिनी रत्ना 1 वाली कैटेगरी में नहीं है, ओके। सवाल नंबर 118 आता है, रिसेंटली 2025 मई में
आरबीआई ने अप्रूव किया था एक सरप्लस ऑफ रुपीज़ 2.69 लाख करोड़ रुपीज़ का सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, अब आरबीआई की इनकम सोर्सेज हैं क्या, ये देखेंगे हम। इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। सेकंड है मार्क टू मार्केट गेन्स फ्रॉम फॉलिंग यील्ड्स फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मार्केट टू मार्केट गेन्स फ्रॉम फॉलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तीसरा है ग्रॉस डॉलर परचेज बाय आरबीआई इन द फॉरेक्स मार्केट, क्या कहाँ से फॉरेक्स मार्केट से डॉलर परचेज करना। चौथा है फॉरेक्स रिजर्व्स एंड करेंसी प्रिंटिंग ऑपरेशंस। तो मेजर कंट्रीब्यूशन किसका हो जाएगा इसमें, डॉलर परचेज फ्रॉम फॉरेक्स, ये इसका मेजर इनकम सोर्स है, ध्यान रखेंगे, डॉलर परचेजेस फ्रॉम फॉरेक्स। ओके, बाकी नहीं है। आएंगे सवाल नंबर 119 की तरफ। नॉट एलिजिबल फॉर पीआरबी मेंबरशिप। पीआरबी बता देता हूँ आपको मैं, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, ध्यान रखेंगे, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड मेंबरशिप। तो 3-4 कंडीशंस दी हैं इसमें। इंडिविजुअल की एज जो है 70 साल से अबव होनी चाहिए, ये लिखा है इसमें। सेकंड है सिटिंग एमएलएज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स एलिजिबल हैं। पर्सन्स विद फाइनेंशियल इंटरेस्ट, सिग्निफिकेंट पर्सनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द पेमेंट सेक्टर, ये एलिजिबल हैं कि नहीं पता करेंगे अभी। चौथा आ गया सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, डीपीएसएस ऑफिशियल्स। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। चौथे वाले डीपीएसएस ऑफिशियल्स इसमें एलिजिबल नहीं है। ये क्यों नहीं एलिजिबल, क्योंकि सीनियर ऑफिशियल्स इस डिपार्टमेंट के आर बार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेशन, क्योंकि इनको पहले से ही काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता रहेगी रिगार्डिंग इट, दैट्स वाई। आएंगे सवाल नंबर 120 की तरफ। ये कहता है यूएस की MNCs मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएमटी। जीएमटी हो गया ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ग्लोबल मिनिमम टैक्स। ठीक है, जो एग्जेम्प्टेड हैं ग्लोबल मिनिमम टैक्स के यूएस की MNCs, उनको अप्रूवल चाहिए किससे। 4 ऑप्शंस हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, या फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसका आंसर है डी, इनको चाहिए ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट से अप्रूवल। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अब देखिए, ये एक मॉक टेस्ट है, आपको पेपर लगाना ही है। मैथ्स के क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व करा दूंगा आपको, लेकिन फ़िलहाल आप इस पर फोकस रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, और हम आगे फर्दर और भी मॉक्स आपके लिए लेके आते रहेंगे, और स्कीम्स और बाकी जो कोर टॉपिक्स हैं वो भी जल्दी जल्दी कवर करे जाएंगे। चलिए, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक विद योर स्टडीज़।